मेरा नाम रेहान है। मैं आपको अपने साथ हुए इस जुल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफ़ी दिनों से मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि हम सऊदी अरब काम करने के लिए चलते हैं। वैसे तो मैं बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन मुझे अपना गांव पसंद नहीं था। मैं अपने परिवार से दूर जाकर काम करना चाहता था, जहां मैं जाकर इतना पैसा कमा सकूं कि अपने घर के हालातों को सुधार सकूं। मेरे घर में मेरी विधवा माँ और एक छोटी बहन थी। मुझे उनकी बहुत परवाह रहती थी। एक न एक दिन मुझे अपनी बहन की भी शादी करनी थी। उसके इंतज़ाम के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे बस अपने घर के हालातों की हमेशा फ़िक्र रहती थी। अब मैं यही सोचता था कि मैं नौकरी के लिए बाहर दूसरे मुल्क निकल जाऊंगा। मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है। वहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने बिना बताए ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी शादी किसी से भी कैसे कर सकती है? माँ ने कहा, बेटा, नहीं नहीं, उस लड़की को तुम जानते हो। वो लड़की तुम्हारी दोस्त निदा है। उसके पिता कई बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, लेकिन तुम्हारी नौकरी की वजह से मैंने हर बार ही मना कर दिया। मैंने माँ से कहा, माँ, जब तक मेरे पास नौकरी नहीं होगी मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी मुझे पहले अपनी बहन की शादी करनी है, उसके बाद ही मैं अपनी शादी पर ध्यान दूंगा। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी रिश्ता लगा देते हैं और मंगनी कर देते हैं। तुम जब बाहर जाकर सेटल हो जाओगे और तुम्हारा काम ठीक चलेगा, उसके बाद मैं तुम दोनों भाई बहन की शादी कर दूंगी। और तुम्हारी बहन तो वैसे भी अभी हाई स्कूल में है। अभी उसको इंटर पास करने में 2 साल और लगेंगे। 12वीं करते ही मैं इसकी भी शादी कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं माँ की इस बात पर राज़ी हो गया। वैसे भी मुझे मेरी दोस्त बहुत पसंद थी। उसके परिवार से हमारे परिवार का काफ़ी अच्छा ताल्लुक हो गया था। घर जैसी बात हो गई थी। हम लोगों का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना काफ़ी था। हम लोग आपस में सगे संबंधियों जैसे मिलते थे। निदा भी मुझे पसंद करती थी और मैं भी निदा को पसंद करता था, लेकिन कभी हमने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। निदा मेरे कॉलेज में ही पढ़ा करती थी, तभी से ही वो मेरी बहुत पक्की दोस्त बन गई थी। निदा मेरी माँ को भी शुरू से ही पसंद थी और मैं भी निदा के परिवार को बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने कभी गलत कामों में खुद को शामिल नहीं किया था। जैसे आजकल के लड़के टपोरी टाइप के कपड़े पहनते हैं, धूम्रपान करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, बेवजह दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं। मेरी उनमें से कोई भी आदत नहीं थी। मैं एक शरीफ और सीधा साधा इंसान था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी मंगनी निदा से हो गई, लेकिन अभी तक मेरे सऊदी अरब जाने का वीज़ा नहीं आया था। निदा और मैं एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। निदा के परिवार वालों को निदा की बहुत फिक्र थी। वो उसकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। मैं निदा से कहता था कि तुम अपने माता पिता को समझाओ। मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं कर लेता। कुछ दिनों बाद ही मेरा वीज़ा आ जाएगा और मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा। वहाँ जाकर हमारे घर के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। निदा अपने माँ बाप को काफ़ी समझाती थी, लेकिन ये सब बातें उनकी समझ से बाहर थी। उन लोगों को ना जाने किस बात की जल्दी थी। वो लोग चाहते थे कि मैं शादी करके ही यहाँ से जाऊँ और निदा को भी अपने साथ लेकर चला जाऊँ, लेकिन मैं अनजान मुल्क में निदा को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। एक दिन निदा के पिता को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। निदा भी मेरे लिए बहुत रोई, लेकिन उन लोगों ने मंगनी तोड़ ही दी। निदा से मंगनी तोड़ने के बाद मैं बहुत टूट चुका था। मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा आ गया है और मैंने सऊदी अरब जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मैं हिंदुस्तान से सऊदी अरब चला गया। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी भर वहाँ से कभी लौटकर हिंदुस्तान वापस नहीं आऊँगा। अपना काम करूँगा और खूब कामयाब बन जाऊँगा। उसके बाद ही निदा के माता पिता को पता चलेगा कि उन्होंने किस हीरे को छोड़ दिया था। मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला और उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला उनको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके घर वालों को कौन समझाता?
बहरहाल सऊदी अरब आते ही मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन यहाँ आते ही मेरे साथ एक अजीब सा वाक़या हुआ। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम किया करती थी। वो लड़की भी हिंदुस्तान की ही थी। उसकी एक दोस्त थी जो अक्सर ऑफिस में उससे मिलने आया करती थी। काफ़ी देर तक वो ऑफिस में उससे बातें करती रहती थी। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी। पहली नज़र में ही मैं उसको देखता रह गया था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसको देखकर अपना दिल हार बैठता। मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम सोफ़िया है। सोफ़िया निदा से कई हज़ार गुना ज़्यादा खूबसूरत थी, और ख़ूबसूरत भी इतनी कि जिस पर इंसान का दिल ही पिघल जाए। मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से कहा कि अगर तुम मेरी इस लड़की से शादी करवा दोगी तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तो वो मुझसे कहने लगी कि ठीक है, मैं इसके परिवार में बात करके तुमको बता दूंगी। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सा सवाल पूछा। कहने लगी, क्या तुम वाकई सोफ़िया से शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने बिना सोचे समझे ही उससे हाँ कह दिया। हाँ, क्यों नहीं, मुझे ये लड़की हर हालत में कबूल है। मेरी बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि ठीक है, कल ही मैं तुम्हारी सोफ़िया और उसके परिवार वालों से बात करवाती हूँ। वैसे भी सोफ़िया को भी एक अमीर और ख़ूबसूरत लड़के की तलाश है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर मेहनत करके काफ़ी आगे चले जाओगे। तुम्हें तो पता है, खूबसूरत लड़की के लिए अमीर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम उस जैसी लड़की को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे हर शर्त मंजूर है, बस मुझे सोफ़िया से मिलवा दो। मैं आगे की सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। वो मेरी बात से राज़ी हो गई और कहने लगी कि मैं कल ही तुमको मिलवा देती हूँ। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा लड़की को हासिल करने जा रहा था। मैंने सोफ़िया से अगले ही दिन बातचीत की तो वो कहने लगी, उसने मुझे बताया कि वो भी हिंदुस्तान में ही रहती थी। उसके पिता यहाँ पर नौकरी करते हैं, इसीलिए उसका परिवार अब यहीं रहता है। फिर उसने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो वो कहने लगी, क्या तुम अपने परिवार वालों को इस शादी में शामिल नहीं करना चाहते? मैंने कहा, मेरी माँ है और वो बहुत सीधी सादी और सुलझी हुई औरत है। मैं कहीं भी शादी करूं, उन्हें कोई मतलब नहीं। मैंने उसको सच सच बता दिया कि मेरी एक मंगनी भी टूट चुकी है और किस वजह से टूटी है। मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी। वो कहने लगी कि शरीफ लड़कियां ऐसे ही दूसरे लड़कों का दिल तोड़ा करती है। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम इस बात को नहीं समझोगे, छोड़ो। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे दोस्ती की उम्मीद मत रखना। मेरे पिता को मेरा लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं है, और इसीलिए ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए पहले उनको बताना पड़ेगा। वो तो मेरे बिना कुछ कहे ही बात को शादी तक ले गई थी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। वो मुझसे शादी करने के लिए फ़ौरन ही राज़ी हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मैंने कहा, नहीं, बस तुम मेरे साथ इस तरह से रहना जैसे दो प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मगर फिर उसने मुझसे कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम ये शर्त मान लोगे तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे तो फिर मुझसे शादी की उम्मीद मत करना। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। सोफ़िया ने मुझसे कहा कि मैं तुम पर हमेशा हमेशा भरोसा करूँगी। आम पत्नियाँ जैसे अपने पतियों पर शक करती हैं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन बदले में मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो, और कभी तुम मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में और मेरे खाने पीने के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बस ये, और कोई बात है? उसने मुझसे कहा कि नहीं, बस इतनी सी ही बात है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ये शर्त ज़रूर माननी पड़ेगी। मुझे तुमसे किसी भी तरह की दौलत या फिर किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस एक चीज़ की कमी है। मैंने कहा, किस चीज़ की? मेरे ऐसा पूछने पर वो कहीं खो सी गई थी। लगता था कि वो मुझे जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं उसकी मोहब्बत और उसकी खूबसूरती के जाल में इस तरह से फंस चुका था कि मुझे उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता था। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ये जो सारी शर्तें मुझसे मनवा रही है, उसका आगे चलकर न जाने क्या नतीजा होगा। क्योंकि मर्द औरत को देखकर अपना सब कुछ भूल जाता है, तो मैं भी ऐसा ही था।
मैंने सोफिया के आगे अपनी कोई शर्त नहीं रखी थी। मैंने बस हर बात उसी की मानी थी। कुछ ही दिनों में मैं सोफिया के माँ बाप से मिलने के लिए चला गया, लेकिन उन्हें देखकर मैं हैरान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था कि मैं क्या कमाता हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर शादी करना चाहते हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना, हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। धूमधाम से शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे आपकी किसी बात से कोई परेशानी नहीं, जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो जाएगा। इस बात से सोफिया भी बहुत खुश थी। उसने खुशी खुशी मुझसे शादी कर ली थी। ऐसे ही हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी की पहली रात सोफिया मुझसे शर्माने के बजाय मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी और कहने लगी कि रेहान, बस मुझे एक ही बात की इजाज़त चाहिए। मैंने उसे अपने बड़े बुझे हुए दिल से कहा, कैसी इजाज़त? क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़ कर बैठे और मैं उसका घूंघट उठाऊं, फिर उसको मुंह दिखाई का तोहफा दूं। लेकिन सोफिया ने बात की पहल खुद ही कर दी थी। मैं समझ सकता था कि वो शर्मीली लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की लड़कियों की तरह बेवजह शर्माने का नाटक उसमें था भी नहीं। तो मैं राज़ी हो गया। उसने मुझसे कहा कि आखिर बात यह है कि रेहान, मुझे तुमसे हज़ारों उम्मीदें हैं। तुमसे सबसे पहले उम्मीद जो मैं करती हूँ वो ये है कि तुम कभी भी मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने से नहीं रोकोगे। मैंने उससे कहा, चली जाना, मैंने तुमसे कब मना किया कि मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर जाने नहीं दूंगा। वैसे भी यहाँ कौन सा तुम्हारे ससुराल वाले मौजूद हैं जो तुम्हें कहीं जाने से रोकेंगे। मैं तो तुम्हारा आशिक और तुम्हारा दीवाना हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें नाराज़ कर सकूँ। मेरी बात पर सोफिया खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर कहने लगी कि अच्छा, तुम मेरे कपड़ों वाली अलमारी भी खोलकर नहीं देखोगे? तुम मुझसे वादा करो। मैंने कहा, ठीक है, नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपने कपड़े कहाँ पर रखूंगा? तभी सोफिया ने कहा कि तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगी। वो कहने लगी, मुझे अपनी अलमारी को ताला लगाने की आदत है। मैं हमेशा से अपनी अलमारी को बंद करके रखती हूँ ताकि कोई भी मेरी अलमारी में ना घुस सके। मैंने सोफिया से कहा, क्या तुम मुझे भी कोई में शामिल करती हो? ये सुनकर सोफिया हंसने लगी और कहने लगी कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम भी मुझे ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बात की बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपनी अलमारी को ताला लगाकर ही रखूँगी और तुम मुझसे ताले की चाबी भी कभी नहीं मांगोगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मैं नहीं मांगूंगा। वो भी मेरी जल्दबाजी में की गई बातों को समझ गई थी। उसने मुझसे ज़्यादा बहस तो नहीं की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान और उलझी हुई लग रही थी और घबराते हुए वो मुझे बार बार अजीब तरीके के सवाल किए जा रही थी और मैं हर बार ही उसके सवालों को नज़रअंदाज कर देता था। मैंने एक लम्हे के लिए भी उस पर शक नहीं किया था। शादी के दूसरे ही दिन शाम के 6 बजे सोफिया ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और कहने लगी, रेहान, तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आओ और मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। मेरा अपनी माँ के घर जाने का बहुत मन कर रहा है। और कहने लगी कि आज तो मुझे ज़रूर जाना है। मैंने कहा, क्यों? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? यहाँ आते ही तुम्हें अपनी माँ याद आने लग गई है? मैंने उससे परेशान होकर पूछा, क्या तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है? तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे मोहब्बत तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, मैं एक दिन में ही अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन अब तो तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आओ ना। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है। सोफिया गाड़ी में बैठ गई। उसके हाथ में एक थैला भी था। मैंने उससे पूछा कि इस बैग में क्या है, तो वो मुझसे कहने लगी कि इसमें मेरी माँ के कुछ कपड़े हैं, मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन माँ के घर उतरने से पहले ही सोफिया ने मुझे घर से थोड़ी सी दूरी पर ही उतरने को कहा और कहने लगी, माँ के कपड़े मुझे दर्जी को सिलाई पर देने हैं। मैं यहाँ से माँ के कपड़े दर्जी को सिलाई देने के बाद यहीं से ही माँ के घर चली जाऊँगी। यहाँ से माँ का घर काफ़ी करीब है और तुम्हें भी तो देर हो रही होगी। तुम वापस घर चले जाओ, मैं यहाँ से अकेली घर चली जाऊँगी।
मैं ये बात सुनकर चुप हो गया था। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद वो मुझे तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती। अच्छी बात है। वो चुपचाप वहाँ से उतर गई। मैंने उसको काफ़ी देर तक देखा, फिर वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं घर आया तो मैंने सोचा कि सोफ़िया के कमरे की अच्छे से तलाशी लूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी अलमारी को खोलने की कोशिश की, मैंने देखा कि उसमें तो ताला लगा हुआ था। मैं हैरान रह गया कि सोफ़िया को एक ही दिन में मुझसे ऐसा क्या छुपाना पड़ गया कि वो इस तरह से अपनी अलमारी को ताला लगाकर चली गई। क्या उसे अपने पति पर इतना भी भरोसा नहीं? फिर मैं ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि वो जो अपने कपड़े लेकर आई थी, मैंने उसके बैग को उठाया, उसको खोलने की कोशिश की तो देखा कि उसमें भी ताला लगा हुआ था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उसके कपड़ों वाले बैग को भी नहीं खोल सका। हालांकि वो बैग बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन सोफ़िया की हर चीज़ पर ताला लगा हुआ था। मैं तसल्ली से बैठ गया और सोफ़िया के आने का इंतज़ार करने लगा कि जब सोफ़िया आएगी तो मैं उससे इन सारी चीज़ों को खुलवा कर देखूंगा। आखिर इनमें ऐसी भी क्या चीज़ है? उसने इनमें ऐसा क्या छुपा रखा है? रात के 8 बजते ही सोफ़िया का फ़ोन आ गया। वो मुझसे कहने लगी कि मैं घर आ रही हूँ, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही घर आ सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो कहने लगी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने गाड़ी बुक कर दी है जो मुझे घर के बाहर छोड़ देगी। रात के तकरीबन 12 बजे तक सोफ़िया घर पर आ गई। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गया था कि वो इतनी रात को अकेली गाड़ी में कैसे आई होगी। जब उसने मुझसे बात की थी, उसके बाद मैंने उसको काफ़ी फ़ोन किए, उसने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी और सीधा घर आ गई। मैं उसे देखकर परेशान भी हुआ था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उसके पास वो बैग अभी तक मौजूद था जो वो अपनी माँ के कपड़ों का बता रही थी। मतलब वो बैग अभी तक उसके हाथ में मौजूद था। मैंने सोफ़िया से उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो सीधा कमरे में चली आई और जल्दी से अपनी अलमारी खोलकर वो बैग उसने अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है जो तुमने अलमारी में रखा है? वो मुझसे कहने लगी, ओफ़ो रेहान, मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरी माँ ने तो मुझे इतनी नसीहत दे दी है, इतना डांटा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने कहा, अरे तुम्हें क्यों डांटा उन्होंने? मैं अपनी बात भूलकर सोफ़िया के पीछे पड़ गया था। बस माँ यही कहती है कि तुमने अपनी मर्ज़ी की शादी कर ली, अब तुम्हें इस शादी को निभाना पड़ेगा। कभी भी अपने पति की बात को मत टालना, हमेशा अपने पति का कहना मानना, कभी भी उससे बेवफाई मत करना। मैंने उससे कहा, सोफ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी अच्छी नसीहत दी है, वरना आजकल की माएँ तो अपनी बेटियों से कहती हैं कि उनकी बेटियाँ दूसरों पर राज करें और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएं, लेकिन तुम में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं दुनिया का खुशनसीब पति हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम तो मेरा बहुत कहना मानती हो। मेरी बात सुनकर सोफ़िया शर्माने लगी और मैं एक बार फिर से अगली पिछली सारी बातें भूल गया। जो मुझे उससे सवाल करने थे वो मेरे दिमाग से ही निकल गए। मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम अपनी माँ के घर से क्या लेकर आई हो? मुझे याद आया कि उसने एक डिब्बा किचन में भी रखा था। वो मुझसे कहने लगी, माँ के घर से मैं अपने लिए कुछ लेकर आई हूँ। तुम्हें तो पता है माँओं को अपनी बेटियों की कितनी फ़िक्र होती है, उनका ख्याल रखती है। उन्हें तुम्हारा याद नहीं रहा, लेकिन वो तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई, लेकिन ये तो बताओ कि तुम अपने लिए क्या लेकर आई हो? वो कहने लगी, अपने लिए क्या लेकर आई हूँ? चलो छोड़ो, तुम क्या करोगी जानकर? हर छोटी छोटी बात पर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है, इसलिए मैं तुमसे जुड़ी हर चीज़ की खबर रखने की कोशिश करता हूँ। तभी सोफ़िया बोल पड़ी और कहने लगी कि इसे मोहब्बत नहीं, इसे शक कहते हैं। सोफ़िया का ऐसा कहने पर मेरा दिल टूट गया था और कहने लगी कि तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ किचन में जाकर देख लो। माँ ने मुझे चने दिए हैं और कहा है कि ये भून कर रख लो, काम आते हैं। वो मेरी माँ है ना, उन्हें मेरी फ़िक्र होती है, इसीलिए ये सब कुछ करती है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कब कहता हूँ कि तुम चने मत खाओ, तुम चने खाओ, बल्कि मैं तुम्हें शहद भी लाकर दूंगा। सोफ़िया कहने लगी कि हाँ, शहद तो तुम्हें ज़रूर लाकर देना पड़ेगा, क्योंकि शहद के बगैर तो मेरा काम नहीं चलता।
मैंने उससे पूछा कि कौन सा काम नहीं चलता, तो वो कहने लगी कि अरे मेरा मतलब है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मैं चने और शहद इस्तेमाल करती हूँ। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दे दूँगा, बस तुम खुश रहा करो। वो बोली, हाँ मैं खुश तो बहुत हूँ, और कहने लगी कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो और बस मुझे मेरी चीज़ वक्त पर लाकर दे दिया करो। सोफिया ने मुझसे ऐसा कहा जैसे मैं उसका कोई नौकर हूँ। रात का 1 बज चुका था। हम दोनों ने खाना खाया और फिर उसके बाद हम सो गए थे। अगले दिन मैं ऑफिस गया। मैंने सोचा था सोफिया की जो दोस्त मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं उससे बात करूँगा, लेकिन वो आज ऑफिस नहीं आई थी। इससे पहले मैं कोई और काम करता। मेरे ऑफिस में एक बड़ा ऑफिसर है। वो मेरे पास आया और मुझे एक बैग थाम कर बोला, अपनी पत्नी को दे देना। उसने मुझे कल ऑफिस में कॉल की थी और कहा था कि मैं उसके लिए स्पेशली शहद लेकर आ जाऊं। उसने तुमसे शहद लाने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुम अपनी पत्नी की बातें नहीं मानते हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। मुझे सोफिया पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उसने इतने बड़े ऑफिसर को अपने लिए शहद लाने को क्यों कहा, लेकिन मैंने उससे किसी बात पर नाराज़गी का इजहार नहीं किया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पत्नी को ये शहद लाकर दिया। उसने कहा कि तुम मुझसे ये वादा करो कि ये शहद तुम खुद नहीं खोलोगे। उसने अमानत के तौर पर मुझसे ये शहद मंगवाया है। अगर मैं उसकी चीज़ की हिफाजत नहीं करूँगा तो अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने सोचा कि अब भला पत्नी और पति का क्या पर्दा, मैं इसे खोलकर देख लूँगा, लेकिन फिर ऐसा सोचकर मैं चुप हो गया था, क्योंकि अगर सोफिया को इस बारे में पता चल जाता तो वो नाराज़ हो जाती। मैं सीधा घर पहुंचा। वो शहद की बोतल मैंने उसे दे दी। सोफिया उसको देखते ही खुश हो गई और कहने लगी कि बस मैं अपने शहद और चनों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी सुकून में कर लूँगी। मैंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो पहले से ही मैंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो पहले से ही सुकून है। वो मेरी इस बात से चिढ़ गई और कहने लगी, क्या तुम मेरी हर बात पकड़ लेते हो? मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे ऑफिस में फ़ोन क्यों किया था? तुम मुझसे कह देती, मैं शहद लाकर दे देता। तभी वो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, माफ़ कर दो ना प्लीज़, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा शहद खाने का बहुत मन कर रहा था। तुम्हें तो पता है कि मैं शहद और चने हर वक्त अपने पास रखती हूँ। मुझे इतनी भूख लगती है जब मैं थक जाती हूँ। जब तक मैं शहद में चने मिलाकर ना खा लूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। मैंने उससे कहा, तुम्हारा ज़्यादा ही मन कर रहा था तो तुम मुझसे भी तो कह सकती थी ना। मैंने कभी तुम्हारी कोई बात तो नहीं टाली ना। तभी वो मुझसे कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी एक नई फरमाइश और सुन लो। कल को तुम मेरे लिए जैतून का तेल लेकर आना, उसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा कि अब तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? सोफिया मुझसे कहने लगी, बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे कोई फरमाइश नहीं करना चाहती। ले आना, 1000 ज़रूरतें होती हैं, काम आ ही जाता है, बालों में लगा लूँगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। ये कहकर वो बाहर चली गई। मेरी नज़र उसके कमरे की अलमारी पर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना आज ये अलमारी देख ही डालूं। सोफिया ने तो हमेशा मुझे अपनी अलमारी के पास तक जाने से मना किया हुआ था और वो हमेशा बंद भी रहती थी। आज शायद सोफिया से गलती से उसका ताला खुला रह गया था। मैंने फ़ौरन से अलमारी को खोल कर देखा। अंदर नज़र पड़ते ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसमें बहुत सारे कीमती जेवर रखे हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जो ज़्यादा कीमती नहीं थे। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसी वक्त सोफिया को आवाज़ लगाई। सोफिया इस वक्त अंदर आई और कहने लगी, क्या बात है, क्या कर रहे हो? मुझे अपनी अलमारी के पास खड़ा हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर हंसते हुए मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, रेहान क्या देख रहे हो तुम? मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था, इस अलमारी को कभी मत खोलना, लेकिन फिर भी तुमने मेरा राज नहीं रखा। खोल ली ना अलमारी? मैंने कहा, हाँ, राज जानने के लिए ही मैंने अलमारी खोली है। मैं तुम्हारी राज रखने की आदत से बहुत तंग आ गया हूँ। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं जानती थी कि तुम्हें सरप्राइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तो ये सारी चीज़ें तुमसे छुपा कर रखी थी कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे आएगा उस दिन तैयार होकर तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन तुम तो ना जाने मुझ पर किस बात का शक करते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ,
मैं बहुत खुले दिल का हूँ और खुले दिमाग का भी हूँ, और अब तुम ये मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ते हो। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे बारे में इतना लापरवाह नहीं हो सकता। ये मत भूलो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ। चलो अब अपना मूड ख़राब मत करो और कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आ जाओ बाहर से। मैंने उसको कहा, मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है, मेरी जेब बिल्कुल खाली है, और तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बाहर से लेकर आऊँगा। कहने लगी कि तुम पैसों की फ़िक्र क्यों करते हो। इतना कहकर वो किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। मैंने देखा कि सोफिया ने किचन के कबर्ड में से एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में बहुत सारे पैसों की गड्डियाँ रखी हुई थी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने उससे पूछा, इतने पैसे तुम कहाँ से लाई हो? तो वो कहने लगी, क्या मतलब, मैं अमीर माँ बाप की बेटी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत सारी दौलत है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की। बल्कि ये कहकर वो चुप हो गई। मैंने उससे कहा, बल्कि क्या अगर तुम इतनी ही अमीर थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? और तुम्हारे माँ बाप अमीर हैं तो उन्होंने तो कहा था कि उनके पास शादी में खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझ में आखिर ऐसा क्या है? मैं तो गरीब हूँ और मामूली सी नौकरी करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पासपोर्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। सोफिया कहने लगी, देखो, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, बिना मोहब्बत की शादी नहीं होती। मैंने सोफिया से कहा कि मुझे तुम पर बहुत यकीन है, लेकिन तुम भी तो बताओ, तुमने आखिर मुझसे शादी क्यों की, जबकि मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं जो तुम्हें मुझ में पसंद आती हो। वो कहने लगी, क्यों नहीं पसंद है? मुझे तुम्हारी शराफत, तुम्हारा सवाल ना करना मुझे बहुत पसंद है। मैंने उससे कहा कि हाँ पसंद था, लेकिन अब तुम्हें और ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं तुमसे सवाल करूँगा, तुमसे हर चीज़ का हिसाब मांगूंगा। मैंने तो कभी तुमसे कोई चीज़ नहीं छुपाई। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा रिश्ता कायम नहीं रह पाएगा। और सोफिया, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। बताओ सोफिया, ऐसा भी क्या है जिसे अगर मैं जानूंगा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा? सोफिया कहने लगी, अच्छा अब ज़्यादा सवाल जवाब करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। कहने लगी कि तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, तुम आराम से सोच सकते हो। फिलहाल तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, और अगर तुम मुझे छोड़ने जाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। बस तुम सोच लेना कि मेरे साथ ऐसा ही रहोगे या फिर मुझसे तरह तरह के सवाल करके मुझे तंग करते रहोगे। मैंने गुस्से से सोफिया से कहा कि मैं ऐसे ही हमेशा तुमसे सवाल करता रहूँगा। चलो फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर आता हूँ, तुम्हारा भी दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, तुम भी सोच लेना। हम गाड़ी में बैठ गए। वो पहले की तरह ही इस दर्जी की दुकान के लिए अपने घर से पहले ही रुक गई। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने सोफिया का पीछा करना शुरू कर दिया। सोफिया चलते हुए एक और गली में चली गई। वहाँ पर कोई दर्जी नहीं था, छोटा सा एक बार बना हुआ था। वहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। मैं सोफिया के पीछे पीछे उस बार के अंदर चला गया। मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जवान लड़के मौजूद थे और सोफिया जैसी कई लड़कियाँ वहाँ पर डांस कर रही थीं। इतनी ही देर में एक लड़की ने चीखते हुए कहा कि चने वाली बुलबुल आ गई है। शायद सोफिया को लोग इसी नाम से जानते थे। तभी सोफिया भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहाँ नाचती हुई आ गई। उसने अपने पेट की टूंडी में चना रखा और डांस करने लगी। ये कोई आम चना नहीं था, बल्कि ये चने की शक्ल में एक तरह का नशा था। वो अपनी टूंडी में लगाकर उससे नशा करती थी। अब मुझे याद आया था कि सोफिया अपने पास चने क्यों रखा करती थी। अक्सर वो अपनी माँ के घर जाती थी तो तब भी वो यही काम करती थी। माँ के घर जाने के बजाय वो मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आया करती थी। मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ था। उसने सिर्फ एक पासपोर्ट की खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उस शहर में तो उसको सब जानते थे, उस शहर में तो उसको सब लोग जानते थे और उसकी सच्चाई भी जानते थे। ऐसी लड़कियों की कभी शादी नहीं होती। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उससे शादी कर चुका था, जबकि मैं हकीकत के बारे में नहीं जानता था। सोफिया ने मेरे दिल से खेला था। उसको समझाना बेकार था, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजार दी थी
और आगे भी वो यही करती। मेरे समझाने पर भी उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन किसी भी हाल में वो इस काम को नहीं छोड़ती। इसलिए मैंने उससे बहस नहीं की। मैं उसको नाचता हुआ वहीं पर छोड़ कर आ गया और घर जाकर मैंने अपना सामान पैक किया, अपनी नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया और वापस हिंदुस्तान लौट आया। मेरे साथ सोफिया ने जो किया था वो मेरा दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। इस दौरान मैंने अपनी माँ और बहन की भी खबर नहीं ली थी। मेरी माँ और बहन बहुत अच्छी थी। शायद इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैं उस लड़की के प्यार में खो चुका था। मुझे अब मन लगाकर नौकरी करनी थी। मैंने अपने ही गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा था और मैं अपने घर का इकलौता सहारा था। सऊदी अरब में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं वो सब कुछ भूलकर अपनी आने वाली ज़िंदगी को संवारने में लग गया। सच तो यही है, जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो फिर उसे किसी से उम्मीद नहीं रहती, और मैं भी अंदर से बहुत टूट गया था। धीरे धीरे मेरे दिल से भी सोफिया के लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और सोफिया को भूल चुका हूँ। मैंने अपनी बहन की भी शादी कर दी। मेरी माँ मुझसे कहती रहती है कि मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, बल्कि बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।